नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हम पढ़ रहे थे। बहुत से ग्रहों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। हमने सूर्य के बारे में अध्ययन किया, हमने ग्रहों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, यानी सौर मंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सौर मंडल जो संपूर्ण ग्रहों का एक परिवार होता है, सभी ग्रह उसमें क्या है, निवास करते हैं, तो वो उसे क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इसमें कई प्रकार की गैसें भी क्या है, विद्यमान होती है। तो हम पृथ्वी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से, यानी सूर्य से जो दूरी है उस हिसाब से तीसरा ग्रह है। यानी सूर्य से पृथ्वी की क्या है, सूर्य से दूरी, सूर्य से क्या बताइए, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा, इसको कौन सा ग्रह बताया गया है, तीसरा ग्रह है। कौन है तीसरा ग्रह, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, तीसरे ग्रह की सूची में किसको रखा गया है, पृथ्वी को रखा गया है। और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, आकार में क्या बताया गया, ये आकार में यानी बड़ा, आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह बताया गया है, इसको तीसरा, और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह इसको बताया गया है। किसको बताया गया है, पृथ्वी को बताया गया। ये पृथ्वी की अंतरिक्ष के अंदर जो स्थिति है उसके बारे में बताया। अब इसके आकार को भू आब कहा जाता है। इसके आकार को किस नाम से जाना जाता है, आकार को भू आब कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, आकार को भू आब कहते हैं। आकार को किस नाम से जाना जाता है, भू आब के नाम से जाना जाता है। और भू आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार, इसका अर्थ क्या बताया गया, भू आब। भू आब मतलब पृथ्वी के समान आकार, इसको कहा गया है भू आकार को। भू आब को क्या बताया गया, पृथ्वी के समान आकार, इसको बताया गया है। किसके बारे में बताया, पृथ्वी के बारे में। अब इसमें बताया गया कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां अगर हैं तो वो केवल कहां पे विद्यमान है, पृथ्वी पे। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर, मतलब क्या बताया गया, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां केवल कहां बताई गई है, पृथ्वी पे। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन संभव है। क्या है, इस पे जीवन संभव है। और हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं, जहां क्या संभव है, जीवन संभव है। और जीवन के लिए आवश्यक, और ये क्या ग्रह कैसा है, जीवन के लिए आवश्यक ग्रह भी है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, सौर मंडल का, इसको किस रूप में बताया गया, सौर मंडल का अद्भुत ग्रह। मतलब ये क्या बताया गया, सौर मंडल का अद्भुत ग्रह की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। कौन आता है, पृथ्वी आता है। और यहाँ कई प्रकार की क्या विद्यमान है, कई प्रकार की गैसें भी विद्यमान है। किस पे, पृथ्वी पे। जो सबसे जीवन उपयोगी जो गैस है ऑक्सीजन, वो कहाँ है, केवल पृथ्वी पे ही विद्यमान है, जहां मानव अपने आप को सुरक्षित यानी जीवन अपने आप को जीवित रख पाता है, तो वो केवल पृथ्वी पे विद्यमान। अंतरिक्ष से देखने पर ये पृथ्वी
कैसी दिखाई देती है? नीले रंग के अंदर। अब नीले रंग में क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी का जितना भूभाग है उसके 3/3 मतलब 1/3 हिस्से पे क्या है? पानी है। और उसी पानी की अत्यधिकता के कारण पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ये नीले रंग के अंदर दिखाई देता है। और नीले रंग में दिखाई देने का कारण क्या है? क्योंकि इसके 3 हिस्से पे क्या है? पानी है। 3 हिस्से पे पानी होने के कारण पृथ्वी हमें अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई देता है। ये आपकी पृथ्वी कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या कहता है? अब देखो जो चंद्रमा है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। चंद्रमा, अब देखो चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह। चंद्रमा किस रूप में है? पृथ्वी के पास में। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह। कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और वो किस रूप में है? चंद्रमा के रूप में विद्यमान है। किस रूप में विद्यमान है? चंद्रमा के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। और इसकी जो दूरी है, इसकी चंद्रमा की जो दूरी है किससे? पृथ्वी से। पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो कितनी बताई गई है? 3,84,400 किलोमीटर। मतलब पृथ्वी से कितना दूर है? पृथ्वी से इसकी जो दूरी है, पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर। कितना है ये? 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे चंद्रमा स्थित है। और पृथ्वी से सूर्य एक चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यानी पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की क्या कर सकते हैं? कल्पना कर सकते हैं। उसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं कि चंद्रमा की क्या स्थिति है पृथ्वी से। ठीक है। अब देखो चंद्रमा पृथ्वी का एक जो चक्कर जो लगाता है, कितने दिन लगते हैं उसमें? 27 दिन। कितने दिन लगते हैं? 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा यह है पृथ्वी के 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। देखो यह पृथ्वी के 27 दिन में, ये पृथ्वी के 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता। कौन करता है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के 27 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करके फ्री होता है। तो इसकी स्थिति क्या है कि इसका चक्कर लगाने का जो है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता। कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। अब चंद्रमा जो है इसमें बताया गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यानी पृथ्वी से क्या होता है? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है। यानी पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है। कितना भाग दिखता है? केवल एक भाग को हम देख सकते हैं, अन्य दूसरे भाग को नहीं देख सकते हैं पृथ्वी से। ठीक है, इस तरीके से। और चंद्रमा जो है यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं, उसमें बताया गया है कि चंद्रमा पे क्या है कि जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ये क्या बताया गया है? जो चंद्रमा है, चंद्रमा पे हम क्या नहीं रह सकते? जीवित नहीं रह सकते। यानी जीवन की अनुकूल परिस्थितियां वहां पे नहीं है। जैसे उसकी सतह पर क्या है? पर्वत है, पर्वत, मैदान एवं खाई,
ये बहुत से गहरे गहरे गड्ढे वहां पे विद्यमान है और चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, चंद्रमा की सतह पर छाया बनाने का कार्य करते हैं। विशाल पर्वत है, ठीक है, और बहुत से ऐसे गड्ढे हैं, तो ये क्या करते हैं कि चंद्रमा की सतह पे क्या करते हैं, ये छाया बनाने का कार्य करते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जो भाग है वो छाया वाला भाग देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का छाया वाला भाग देखा जा यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का छाया वाला भाग देखा जा सकता है, यानी उस दिन दिखाई देता है। यहाँ जीवन संभव नहीं है, मतलब यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, यानी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। कहाँ पे नहीं है जीवन की अनुकूल परिस्थितियां? चंद्रमा पे हमारे जीवन से संबंधित परिस्थितियां नहीं होने के कारण वहां पे मानव निवास नहीं कर सकता। तो हमने ये चंद्रमा के बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट बिंदु हमारा होगा जो है क्षुद्र ग्रह। कौन सा है? क्षुद्र ग्रह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट बिंदु है क्षुद्र ग्रह। अब देखो जो क्षुद्र ग्रह के बारे में ये बताया गया है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो है यहाँ असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मतलब तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड हैं जो क्या कर रहे हैं? किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे छोटे पिंड। और इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये है सब क्षुद्र ग्रह है। यह सब क्या है? क्षुद्र ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ देखो आगे इसमें ये चीज बताई गई है कि जो ये क्षुद्र ग्रह है वो असंख्य तारों, जो छोटे छोटे पिंड है वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब इसके अलावा बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण, यानी बहुत सालों पहले क्या हुआ था कि विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट के कारण के बाद यानी ग्रहों में टूटकर अलग हो गए। मतलब बहुत समय पहले क्या हुआ था कि विस्फोट से ये है छोटे कणों में विभाजित हो गए। क्या है? विस्फोट के कारण क्या हुआ कि ये छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गए, जो कि कौन से ग्रह बन गए? क्षुद्र ग्रह के रूप में अस्तित्व के अंदर आए। अब हम पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में कि उल्का पिंड क्या है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपको बताना है उल्का पिंड के बारे में अध्ययन करते हैं।
उल्का पिंड। अब देखो उल्का पिंड जो है उसमें ये बताया गया है उल्का पिंड के लिए कि उल्का पिंड जो है ये बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ पत्थर पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड है। किस नाम से जाने जाते हैं? उल्का पिंड के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? उल्का पिंड के नाम से जाने जाते हैं। इनको उल्का पिंड कहते हैं जो छोटे छोटे जो पत्थर के जो टुकड़े हैं वो चक्कर लगाते हैं और पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पूरी तरह बिना चले पृथ्वी पर चले जाते हैं जो गड्ढे देते हैं। क्या कहते हैं कि कभी कभी पूरी तरह से बिना चले पृथ्वी पर चले जाते हैं, यानी सीधे क्या वो पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पे चला जाता है और वहां जाके क्या कर देता है, वहां गड्ढा कर देता है। तो इस तरह से वहां गड्ढे का निर्माण हो जाता है क्योंकि बहुत सी ऊंचाई से आते हैं। ठीक है, अब देखो अब जो धीरे धीरे क्या होता है कि वहां की जो उल्का पिंड इस तरीके से वो करते हैं, धरातल पर कई गड्ढे इनकी वजह से हो जाते हैं और आकाश की ओर हम देखते हैं, खुले आसमान की ओर अगर हम देखते हैं तो दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी हमें दिखाई देती है। जब हम आकाश में देखते हैं तो वहां इस तरीके से एक पट्टी दिखाई देती है, सफेद इस तरीके से फैली हुई हमें पट्टी दिखाई देती है। सफेद कलर की जो पट्टी दिखाई देती है वो फैली हुई रहती है, सफेद कलर की पट्टी। ये लाखों तारों का समूह है। ये क्या है, ये पट्टी किस रूप में, लाखों तारों का समूह होती है और लाखों तारों का जो समूह होती है इसको नाम दिया गया आकाश गंगा। क्या नाम दिया गया इसको, आकाश गंगा के नाम से इसको संबोधित किया गया। आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा का जो एक भाग है वो प्राचीन भारत, यानी कहते हैं कि आकाश गंगा का जो एक भाग है प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई है। मतलब आकाश गंगा को प्राचीन भारत के अंदर इसके बारे में यह बताया गया है कि जो असंख्य तारों का एक समूह है कि ऐसा बताया गया है कि आकाश के अंदर जो सफेद कलर की एक नदी क्या कर रही है, बह रही है। आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई क्या है, नदी है। इसके बारे में बताया गया है इस तरीके से। और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का। लाखों जो आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर किसका निर्माण कर रही है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। संपूर्ण इस ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है असंख्य लाखों जो आकाश गंगाएं उनसे मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और ब्रह्मांड की विशालता की, यानी ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन भी है। यानी हमें पता नहीं है कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना छोटा है या बड़ा है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसको आकाश गंगा के रूप में भी हमें ये बताया गया है। क्या है आकाश गंगा। अब कुछ प्रश्न में यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे जो आपको अपने नोटबुक के अंदर करने जो है कौन प्रश्न होते हैं, बनते हैं। पहला प्रश्न है, जब तक नोट निकाल लो, पहला प्रश्न है जो हम लिख रहे हैं इसके बारे में, पहले प्रश्न के बारे में लिखते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि जो है इस पे चंद्रमा पे पहला व्यक्ति कौन गया। चंद्रमा पर
चंद्रमा पे पर सबसे पहला व्यक्ति कौन गया? ठीक है। दूसरा प्रश्न है, जो इसका दूसरा प्रश्न बनता है उसके बारे में, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह किसे कहते हैं? और तीसरा जो प्रश्न बनता है वो आपका है कि मानव निर्मित उपग्रह, या फिर ऐसे बता दो अंतरिक्ष में भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रहों के नाम। अंतरिक्ष में भारत द्वारा छोड़े गए प्रमुख उपग्रहों का नाम लिखिए। ठीक है। और चौथा प्रश्न आपको लिखना है इसके अंदर कि उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का पिंड किसे, ये प्रश्न आपको करना कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? आठवां आपका प्रश्न बनता है, जो आपका पांचवा और अंतिम प्रश्न होगा, वो है आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ? आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ? आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ? ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतारने हैं और इनको हल करना है। पुस्तक की सहायता से आप कर सकते हो, जो पाठ पढ़ा है उसको समझते हुए इन प्रश्नों के सही से आपको सटीक से इनके उत्तर लिखने हैं। पांचों प्रश्न आपको करना है। धन्यवाद।